आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का 10वां पाठ झांसी की रानी का अगला भाग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही शस्त्र चलाना, शिकार करना, नकली युद्ध करना और किले को तोड़ना, इस तरह के बहुत सारे साहसी कार्य करती थीं और बड़े होने पर उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया और वो झांसी की रानी बनकर वहाँ पर आईं और महलों में खुशियाँ छा गईं। इसके बाद क्या होता है हम लोग इस पाठ के अगले भाग में देखेंगे। तो कविता की अगली पंक्तियाँ हम लोग पढ़ते हैं झांसी की रानी पाठ का। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और आगे की कहानी जानेंगे। यहाँ पर इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। यहाँ पर जब लक्ष्मीबाई ने महलों में आकर एक नया जीवन शुरू किया, उसके आते ही महलों में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर उजियारा फैल गया हो। यहाँ पर उदित होना का मतलब है प्रकट होना, दिखाई देना, और मुदित का अर्थ है प्रसन्न होना, और उजियाली छाने का मतलब है चारों ओर प्रसन्नता फैल जाना। कालगति यानी कि समय का घेरा। यहाँ पे उदित हुआ शब्द का अर्थ है प्रकट होना, दिखाई देना, और मुदित का अर्थ है प्रसन्न, प्रसन्नता, खुशी, और उजियाली छाई यानी कि प्रसन्नता फैल गई, चारों तरफ चमक आ गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। यहाँ पर एक शब्द आया है काल गति। काल गति का अर्थ है कि समय का फेर, यानी कि समय का चक्र जो है वो बदलता है, और बदलकर यहाँ पर काली घटा घिरने की बात की गई है। काली घटा से मतलब है विपत्ति या संकट। ऐसे समय को काली घटा कहा जाता है, यानी कि घोर विपत्ति और संकट का समय। तो महलों में नया जीवन शुरू हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, और उसके बाद ही महलों में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर प्रसन्नता दिखाई देने लगी, उजियारा फैल गया, प्रकाश फैल गया। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, और समय की गति ऐसी थी कि लक्ष्मीबाई के जीवन में दुख की काली घटाएं छाने लगीं। यहाँ पे काली घटा से तात्पर्य है दुख के बादल, और जीवन में दुख के आने का संकेत मिलने लगा। और तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। अचानक रानी के पति की तबीयत खराब हो गई और वो बीमार हुए और अनायास ही उनकी मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। इस तरह से शस्त्र चलाने वाले हाथों में अधिक समय तक चूड़ियाँ न टिक सकें। जिन हाथों ने बचपन से शस्त्र चलाया था, उन हाथों में विवाह के बाद जो चूड़ियाँ पहनी गई थीं, उनको पहनने का अवसर ज़्यादा नहीं मिला। अचानक
राजा बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो गंगाधर राव की अचानक मृत्यु हो जाने से रानी विधवा हुई। विधवा हो जाना इसका मतलब है कि पति को खो देना, पति की मृत्यु हो जाना। जिस विवाहित स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है उसे विधवा कहा जाता है। तो रानी के भी हाथों में बहुत समय तक चूड़ियाँ सुशोभित नहीं रह पाईं और राजा की मृत्यु के बाद वे फिर से शोक में डूब गईं और रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। यहाँ पर विधि कहा गया है भाग्य विधाता को, ब्रह्मा को, अर्थात जिसने ये खुशियाँ दी थीं रानी लक्ष्मीबाई को। और अभी तो उसकी शुरुआत ही हुई थी, अभी तो उनके जीवन का, वैवाहिक जीवन का प्रारंभ ही था। तो ऐसे में ब्रह्मा को भी उन पर दया नहीं आई और वह रानी विधवा हो गई। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई का जीवन ही पूरी तरह से बदल गया। निह संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब निह संतान, यहाँ पर एक शब्द आया है निह संतान, जिसका अर्थ होता है जिसकी कोई संतान न हो। ऐसे राजा जी यानी कि गंगाधर राव निह संतान मरे। उन्होंने अपनी संतान का मुख नहीं देखा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और रानी शोक समानी थी। और इस दुख से रानी पूरी तरह से शोक में डूब गई थी। शोक समानी का मतलब है समा जाना यानी शोक में डूब जाना। तो इस तरह से रानी गहरे दुख में, गहरे शोक में डूब गई थी। और बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। और यह कथा बुंदेलखंड के लोक नायकों द्वारा सुनाई गई और उन्हीं का कहना था कि रानी मर्दों की भांति खूब लड़ी मर्दानी। वह मर्दों की भांति युद्ध करने में बहुत ही सक्षम थी और वह खूब युद्ध करती थी, युद्ध का अभ्यास करती थी। और इस तरह से वह झांसी वाली रानी पूरी तरह से युद्ध करने में कुशल थी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई कुछ ही समय बाद विवाह के उनके पति की मृत्यु हो जाती है और राजा गंगाधर राव बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और रानी बहुत गहरे दुख में डूब जाती हैं। अब हम लोग आगे की पंक्तियां देखेंगे कि बुझा दीप झांसी का जब, डलहौजी मन में हर्षाया। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब यहाँ पर बुझा दीप झांसी का कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु होना, राजा की मृत्यु से ऐसा प्रतीत हुआ कि झांसी का दीप ही बुझ गया हो, दीपक ही बुझ गया हो। और तब डलहौजी बहुत ही अंग्रेज शासक था ये, लॉर्ड डलहौजी। ये मन में हर्षाया, मन में हर्षाया का मतलब है बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यह सुनकर, ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई और
राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और उसने झांसी को हड़पने का अर्थात अपने अधिकार में करने का, हड़प करना मतलब कि हजम करना, छीनना। तो यहाँ पे अंग्रेज जो है वो राज्य पर अपना कब्जा करने के लिए, अपना अधिकार करने के लिए वह बहुत प्रसन्न हुए और वे राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और उसे यह सबसे उचित समय लगा, उचित अवसर लगा कि किस तरह से झांसी पर अपना अधिकार किया जाए। और फौरन फौजें भेज दुर्ग पर। तुरंत, फौरन का मतलब है तुरंत। फौजें, फौज यानी कि सेना, भेजकर दुर्ग पर, दुर्ग यानी किला, किले पर अपना झंडा फहराया। उसने तुरंत अपनी सेना को भेजकर वहाँ पर अपना झंडा फहराया और लावारिस का वारिस बनकर, यानी कि राजा के न रहने से झांसी बिल्कुल लावारिस थी। लावारिस उसे कहते हैं जिसका कि कोई उत्तराधिकारी न हो, कोई वारिस न हो। तो वहाँ पे झांसी का कोई भी वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन यहाँ झांसी के राजा के बाद उनका कोई पुत्र नहीं था जो कि उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता। तो इस तरह से झांसी जो है वो, उसकी राजगद्दी लावारिस थी, उसका कोई वारिस नहीं था, उसका कोई अधिकारी नहीं था। तो ऐसे लावारिस का वारिस बनकर यानी कि उनका अधिकारी बनकर, उत्तराधिकारी बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और उन्होंने सोचा कि अब झांसी का कोई वारिस नहीं है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो हम लोग झांसी पर कब्जा कर लें, अपना अधिकार कर लें। तो झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का दीपक बुझ गया और चारों ओर निराशा के बादल छा गए थे। और इस समाचार से लॉर्ड डलहौजी प्रसन्न हो गया और अंग्रेजी सरकार का यह नियम था कि यदि कोई राज्य बिना वारिस के मर जाएगा तो उस राज्य सत्ता पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत होगी। अगर कोई राजा, उसका कोई उत्तराधिकारी न हो, उसका कोई पुत्र न हो, तो उस पर राज्य सत्ता पर, उसके राज्य पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत होगी। हुकूमत का मतलब है कि अंग्रेजी शासक जो है वो उस पर राज करेंगे। और इसलिए डलहौजी को झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका मिल जाता है और फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और तुरंत अपनी सेना को भेजकर, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी सेना को भेजकर झांसी पर अंग्रेजी शासन सत्ता का झंडा फहरवा दिया। और इस तरह से बिना उत्तराधिकारी वाले झांसी के वारिस अंग्रेज बन बैठे। अब आगे पंक्तियां हम लोग देखेंगे कि अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अश्रुपूर्ण, यहाँ पर एक शब्द आया है अश्रुपूर्ण। अश्रुपूर्ण का मतलब होता है आंसुओं से भरा हुआ। अश्रु का अर्थ होता है आंसू और पूर्ण का अर्थ होता है भरा हुआ। आंसुओं से भरा हुआ यानी कि रानी की आंखें आंसुओं से भर गई थीं और ऐसे अश्रुपूरित रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। वीरानी का मतलब कि वहाँ पर कोई भी
उत्तराधिकारी नहीं था झांसी का, कोई राजा नहीं था, कोई शासक नहीं था और वह वीरान हो गई थी। उसमें कोई जोश उत्साह नहीं रह गया था और इस तरह से रानी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी होती है और रानी देखती हैं कि रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी वीरान हो गई है, अर्थात बर्बाद हो गई है। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से ही बुंदेले हरबोलों के मुख यानी कि बुंदेल के हरबोलों के मुंह से यह कहानी सुनी जाती है। हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी और वह रानी अपनी झांसी के लिए वीरता से लड़ी, मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह। तो इस तरह से यहाँ पर डलहौजी है, जो डलहौजी था वह प्रसन्न था कि राजा गंगाधर राव निःसंतान मरे थे और झांसी का अधिकार अपने आप ही अंग्रेजी सरकार को मिलने वाला था और इसलिए वो डलहौजी भी बहुत प्रसन्न था और उसे लग रहा था कि राज्य को हड़पने का यह सबसे सुनहरा अवसर है, तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए और उसने सेना को भेजकर झांसी पर अपना झंडा फहराया। तो इस तरह से झांसी पर अंग्रेज़ों ने अधिकार करने की योजना बनाई और आगे क्या होता है हम लोग अगली पंक्तियों में देखेंगे। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर शब्द आया है अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। तो अनुनय विनय का अर्थ है कि प्रार्थना करना। अनुनय विनय यानी कि विनम्रता पूर्वक किसी से कुछ कहना, प्रार्थना करना। और विकट का अर्थ है भयंकर। विकट यानी कि भयंकर, कष्ट देने वाले, ऐसे विकट दमन करने वाले। फिरंगी की माया, यहाँ पे फिरंगी शब्द आया है। फिरंगी यहाँ पे जो है वो अंग्रेज़ों को कहा गया है और जो अंग्रेज थे वो उनकी माया अर्थात उनका मोह था, उनकी चाल थी। ये झांसी के लिए उनका लालच था और इसी के लिए ये माया जाल वो लोग फैलाते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। लक्ष्मीबाई के विधवा होने पर लॉर्ड डलहौजी झांसी पर कब्जा करने आ गया था और रानी की प्रार्थना का उस पर कोई असर न हुआ। अनुनय विनय नहीं सुनता है, रानी की प्रार्थना का उन पर कोई असर नहीं होता है और अंग्रेज़ों का व्यवहार विचित्र था। यानी कि विकट फिरंगी की माया, उनकी चाल इन अंग्रेज़ों की बहुत ही विस्तृत थी और वो बहुत सारे विचित्र कार्य करते थे। तो ऐसे अंग्रेज व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। यानी कि अंग्रेज जब यहाँ भारत में आए तो उन्होंने धीरे धीरे सत्ता को अपने कब्जे में करना शुरू किया, अपने अधिकार में करना शुरू किया और वो धीरे धीरे जो है व्यापारी बनकर यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर व्यापार करेंगे। और जब यह भारत आया
यानी कि ये फिरंगी जब भारत आए तो वे दया चाहते थे, यानी कि उन्हें कुछ जगह दे दी जाए, उन्हें कुछ सुविधा दे दी जाए जिससे कि वो यहाँ पर व्यापार कर सकें। तो भारत में पहले भी व्यापार हुआ करता था, तो अंग्रेज भी यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे। लेकिन धीरे धीरे डलहौजी ने पैर पसारे, धीरे धीरे डलहौजी ने पैर पसारना शुरू किया। यहाँ पर पैर पसारने का मतलब है कि विस्तार करना, यानी कि धीरे धीरे चारों तरफ फैलना और वहाँ पर अपने अधिकार में करना। तो इस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ने लगे और अब तो पलट गई काया, और अब जो है वो पलट गई। पलट गई से मतलब है बदल गई, और काया मतलब शरीर, स्वरूप। यहाँ पे काया का अर्थ है शरीर या स्वरूप, जो है वो पूरी तरह से बदल गया। तो शुरू में वो लोग दया चाहते थे कि हमें यहाँ पे कुछ साधन मिल जाए, कुछ जगह मिल जाए और कुछ सुविधा मिल जाए जिससे कि हम अपना व्यापार शुरू कर सकें। और जब उन्हें थोड़ी जगह मिली तो वो अपने पैर पसारना शुरू कर दिए और धीरे धीरे अपना अधिकार भी बढ़ाना शुरू कर दिए, और अब वो पूरी तरह से बदल चुके थे। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, और नवाबों और राजाओं को, पहले के जो नवाब हुआ करते थे और जो राजा हुआ करते थे, उनको पैरों ठुकराया, यानी कि उनको भी ठोकर लगाई, उनकी कोई परवाह नहीं की। ठुकराना मतलब उनकी बात का कोई महत्व न होना। तो ऐसे राजाओं और नवाबों को भी वो अपना गुलाम बनाने लगे। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महरानी थी। अब रानी के सामने कोई विकल्प नहीं था, रानी के सामने कोई दूसरा उपाय नहीं था। रानी दासी बन गई और दासी महारानी अर्थात व्यापार करने वाले शासक बनते चले गए। और बुंदेलखंड के लोक नायकों से, हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से अंग्रेजों का पैर चारों तरफ फैलने लगा और बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी, और वह झांसी की रानी बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध लड़ती थी, पुरुषों की तरह युद्ध क्षेत्र में वह लड़ती थी। तो इस पंक्तियों में जो अभी हम लोग ने पढ़ा, तो इसमें लक्ष्मीबाई के विधवा होने पर लॉर्ड डलहौजी यहाँ आते हैं झांसी पर अपना कब्जा करने, और वे रानी की कोई भी बात नहीं सुनते हैं, कोई उनकी बात को महत्व नहीं देता है। और ये भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे सत्ता ही संभालने लगे, यानी कि शासक बनने लगे। और इन्होंने अपने धीरे धीरे जब इनके अधिकार में बहुत सारी चीज़ें आ गई तो ये अपना विस्तार किए और पूरे भारत पर ही कब्जा करने की सोचने लगे। और बड़े बड़े राजाओं और नवाबों को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा, उनको भी ठोकर लगाई, अर्थात उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। अब रानी दासी बन गई थी और लक्ष्मीबाई व्यापार करने वाले शासक बनते चले गए थे, और यहाँ पे जो अंग्रेज व्यापार करने आए थे वे शासक बन गए थे। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से ये कहानी हमें पता चलती है। तो इस तरह से अंग्रेज़ों का भारत में व्यापार करना और धीरे धीरे विस्तार करना प्रारंभ हो चुका था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे की पंक्तियाँ। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध
पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, अर्थात दिल्ली का मतलब है यहाँ पर दिल्ली से, और दिल्ली इसका जो है वो शुद्ध रूप है। तो राजधानी जो दिल्ली थी वह भी छिन गई और लिया लखनऊ बातों बात। बातों बात यानी कि बातों बातों में उन्होंने लखनऊ पर भी अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेज़ पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे, अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे। तो इस तरह से राजधानी दिल्ली भी छिन गई और लखनऊ को बातों बातों में अर्थात धीरे धीरे करके वे अपनी बातों से लखनऊ को भी अपने अधिकार में कर लिए। कैद पेशवा था बिठूर में और हुआ नागपुर का भी घात। और इस तरह से घात यानी छल। तो राजधानी दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया और लखनऊ को भी अपने हाथों ले लिया। बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया और पेशवा जो है वो बिठूर में कैद हुए। हुआ नागपुर का भी घात। घात का मतलब है यहाँ पर छल, यानी कि छल से उन्होंने नागपुर को भी मिला लिया और नागपुर पर भी हमला कर दिया। उदयपुर, यहाँ पे उदयपुर लिखा हुआ है, ये उदयपुर, तंजौर, ये सब जगह के नाम हैं। सतारा, कर्नाटक पर भी हक जमाने लगे। कौन बिसात कहने का मतलब है कि उनका क्या कहना कि इन सब राज्यों पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अब आगे की पंक्ति है, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, यानी कि सिंध पंजाब और ब्रह्म पर अभी अभी ही वज्र निपात हुआ था। कहने का मतलब है कि संकट उत्पन्न हुआ था और वहाँ पर स्थिति बहुत दर्दनाक हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे वज्र गिरा हो, कठोर चीज गिरी हो उसके ऊपर। तो इस तरह से ये सभी राज्य भी अंग्रेज़ों के शासक द्वारा उनके अधिकार में किए जाने लगे थे। मद्रासे बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, यानी कि बंगाल मद्रास आदि पर भी ऐसे ही आक्रमण हुए। पर धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करते चले गए, यानी कि ये ऊपर लिखे सभी राज्यों के अलावा बंगाल और मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर अधिकार करते चले गए और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से अंग्रेज पूरे राज्य पर धीरे धीरे आक्रमण करके और कुछ को अपनी बातों से अपने अधिकार में लेने लगे और पूरे भारत पर कब्जा करने की योजना बनाने लगे। तो यहाँ पर ये आगे अब रानी क्या करती हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थीं बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी।
बुन देले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थीं बेजार। यहाँ पे रनिवास का अर्थ है रानियों के रहने की जगह, जहाँ की रानियाँ रहती थीं महल में। और बेगम का भी अर्थ होता है रानी, तो बेगम शब्द का अर्थ है यहाँ पर रानी। और वो भी गम से थी बेजार। गम यानी शोक, गम का अर्थ होता है शोक, और शोक में बिल्कुल डूबी हुई थी। बेजार, बेजार का अर्थ है परेशान, दुख से परेशान। रानी रो रही थी अपने महल में जहाँ रानियाँ रहती थीं, क्योंकि उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार। क्योंकि उन रानियों के कपड़े और उनके गहने कलकत्ता के बाज़ारों में नीलाम हो रहे थे, बिकते थे, यानी कलकत्ता के बाज़ारों में उनको ले जाकर वो बेचते थे। और नीलाम का अर्थ है यहाँ पर उनकी नीलामी करना, कीमत लगाना। नीलामी के विज्ञापन छापते थे और अखबारों में कि इस तरह के वस्त्र हैं और उसकी नीलामी होगी, तो लोग आते थे उसको खरीदने के लिए। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखार। इस तरह अखबारों में ये खबर छपती थी और रानी बहुत अपने आप को अपमानित महसूस करती थी और बहुत ही वो मजबूर और लाचार महसूस कर रही थी। तो इस तरह से रानी के जेवर और कपड़े कलकत्ते के बाज़ारों में बेचे जा रहे थे और यूँ पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। और इस तरह से, इस प्रकार देसी इज्जत जो है वो विदेशियों के हाथों बिक रही थी। यानी अपने देश का सम्मान, अपने देश की इज्जत ये विदेशियों के हाथों बिक रही थी। और बुन देले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से इस कहानी का बखान किया जाता है, हम लोग सुनते हैं। इसके बारे में पता चलता है कि किस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब वीरता से अंग्रेज़ों से लड़ी। तो आज हम लोग कविता की इन पंक्तियों में ये देखें कि किस तरह से विवाह के कुछ समय बाद ही रानी विधवा हो गई और झांसी का कोई वारिस न होने से अंग्रेज़ उस पर अधिकार करने के लिए आ गए और वो अपना झंडा झांसी पर फहराए। और इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली पर कब्ज़ा किया और फिर लखनऊ, और देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारे राज्यों पर, यहाँ तक कि बंगाल, मद्रास, सिंध, पंजाब, कर्नाटक, इन सब राज्यों पर अपना अधिकार जमाने लगे। और यही अंग्रेज़ जो प्रारंभ में आए थे व्यापार करने के लिए और दया चाहते थे, आज वो भारत में पूरे अधिकार के साथ अपने पैर पसार रहे हैं। और रानी बहुत मजबूर हो गई थी। उनके कपड़े, गहने, इनको कलकत्ते के बाज़ारों में बेचा जा रहा था और अखबारों में उनकी खबर छपती थी, उनकी नीलामी होती थी। तो रानी बहुत दुखी थी। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आगे का भाग हम लोग अगले बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।